सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स तक ख़त्म किया था और हमने कुछ चीज़ें जानी थी टेरिडोफाइट्स के बारे में, और ये भी जान लिया था कि टेरिडोफाइट्स में कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ थी जैसे कि हमारा सिलेजिनेला, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि वो हमारे पास सीड फॉर्मिंग हैबिट की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा देता है, क्योंकि वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, हेटेरोस्पोर्स बनाता है, राइट। अब जो हमारे पास अपना अगला टॉपिक आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म्स। बेटा जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास जैसे कि नाम बता रहा है जिम्नो, तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब ऐसे प्राणी, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, है ना। तो ऐसे प्राणी जिनके सीड कैसे हैं, नेकेड। नेकेड से यहाँ पे क्या मतलब है कि इनके सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सीड नॉर्मली एक्सपोज रहते हैं और इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं आती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, नेकेड सीड्स। अब जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा हमारे पास यहाँ पर भी डोमिनेंट स्पीशीज जो आती हैं, वो हमारे पास डोमिनेंट फेज जो आता है वो कौन सा आता है, हमारे पास स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आप लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, आपने देखा कि इवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है कि हमारा जो ब्रायोफाइट था वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या थी बेटा, हमारी हैप्लॉइड थी, और लेकिन अब और वहाँ पे गैमेटोफाइट हमारे पास जो है मेन प्लांट बॉडी में आया था, डोमिनेंट फेज में गैमेटोफाइट आया था। लेकिन हमने देखा टेरिडोफाइट्स में हमारे पास मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई थी, स्पोरोफाइट हो गई थी। और जो लास्ट हमारे पास जो लेक्चर आया उसमें हमने देखा कि टेरिडोफाइट किस तरीके से स्पोरोफाइट वो इंडिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट के। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पर भी हमारे पास मेन बॉडी क्या होने वाली है, हमारे पास स्पोरोफाइट्स होने वाली है। जिम्नोस्पर्म्स की भी हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं बेटा, जिसमें हमारे पास गिंकोएल्स, गिंकोएल्स ALES, ओहो, इसके अलावा आपके नीटेल्स, साइकेडेल्स, और एक और होती है जो आप लोगों के पास स्पीशीज हैं उसमें आएगी कॉनिफर्स, जो आपके मेन है बेसिकली पाइन्स और ये वाले, ठीक है, वो हमारे पास इसमें आता है कॉनिफर्स, ठीक है। तो ये 4 स्पीशीज इसमें आपको पढ़नी है, मतलब इसके मेंबर्स पढ़ने हैं आपको, 4 पढ़ने हैं। और यहाँ पर बेटा आपको याद रखना है कि जो गिंकोएल्स है इसमें एक मेंबर आता है गिंको बायलोबा। कौन सा आता है, गिंको बायलोबा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इनमें से ये वाला जो मेंबर है गिंको बायलोबा, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि इस मेंबर के लगभग सारे प्लांट क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन ये स्पीशीज अब भी पाई जाती है, तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल। इसकी लीफ कैसी होती हैं, फैन शेपेड लीव्स होती हैं, फैन शेप्ड लीव्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फंडा है, ठीक है। कॉनिफर्स में आप लोग पाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, साइकेडेल्स में आप लोग साइकस के बारे में पढ़ेंगे, और नीटेल्स में आप लोग नीटम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इन दोनों को लेकर चलेंगे, नीटम वगैरह हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए भी हायर लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले प्लांट से, जिम्नोस्पर्म के, जिसका हमारे पास क्या आता है, कॉनिफर्स में जनरली हमारे पास क्या आएगा, पाइनस आता है। देखो बेटा अगर मैं पाइनस की बात करता हूँ तो बेटा पाइनस मेरे पास एक जिम्नोस्पर्म है, इसका पता हमें कैसे चला। एक्चुअल में इसके जो सीड थे हमारे पास, वो सारे के सारे सीड कैसे पाए गए बेटा, हमारे पास नेकेड सीड पाए गए, और हमें ये बात पता पड़ गई कि जो भी हमारे पास नेकेड सीड्स में आएंगे वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आएंगे। दूसरी चीज, जो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनता है, यानी कि ये दे परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, दे प्रोड्यूस सीड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग पाइनस की, तो बेटा पाइनस का हमारे पास कुछ इस तरीके से अनब्रांच स्टेम होती है, और इस अनब्रांच स्टेम पर हमारे पास लीफ आना शुरू होती है। एक्चुअल में हमारे पास जो लीफ आती हैं उनका अरेंजमेंट देखा गया है, और इस अरेंजमेंट को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है। जो हमारे पास पाइनस आता है उसकी लीफ देखी गई कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर तो लंबी थी, और जैसे से ऊपर जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होती है, थोड़ी थोड़ी छोटी होती है। यानी कि छोटी होने का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझ लेते हैं।
एक्चुअल में ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो बूढ़े वाले लीफ हैं वो हमारे पास किस तरह कहाँ पर हैं, नीचे की तरफ हैं, और जो यंगर लीव्स हैं वो हमारे पास टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि टिप पर हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास जो नई लीव्स अराइज हो रही हैं, जो नई लीफ आ रही है वो हमारे पास कहाँ पर रहती हैं, टिप पर रहती हैं, और जो बूढ़ी लीफ है वो हमारे पास नीचे रहती हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट्रोपीटल अरेंजमेंट, जहाँ पर नए जो हमारे पास है वो ऊपर की तरफ रहते हैं और जो पुराने वाले हैं वो हमारे पास नीचे की तरफ रहते हैं। ये आप लोगों के पास इसमें पूछा गया है। पाइनस में आपके यहाँ पे माइकोराइजा नाम की एक चीज़ दे रखी है, देखिए माइकोराइजा आपको बोल रखा है। ये हमारे पास क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। एक्चुअल में आप लोगों के पास रूट्स के दो टाइप होते हैं। जब हम लोग, अभी मैं इसलिए डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि जब हम लोग मॉर्फोलॉजी जो कि अगला चैप्टर करेंगे उसमें बहुत आराम से इसको समझ लेंगे। अभी कराऊंगा तो लेक्चर भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो बस एक स्पेसिफिक इस पॉइंट को समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं कि माइकोराइजा जब आपके पास रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी कि हम लोग जिम्नोस्पर्म्स तो एक हायर प्लांट की कैटेगरी में आ चुका है ना बेटा। देखो अब ब्रायोफाइट, एल्गी वगैरह ये सब टेरिडोफाइट सब लोअर प्लांट की कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म तो हायर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। तो कुछ फंजाई जो हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास जो रूट्स हैं वो भी किसके, हायर प्लांट के, इनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं कि जो उनकी रूट है उसमें कौन चिपक जाता है, फंजाई चिपक जाती हैं कुछ। और रूट कैसे होते हैं इनके, जनरली टैप रूट देखे गए। तो ये टैप रूट हमारे पास इसमें आते हैं, इनके साथ फंजाई चिपक जाते हैं। अब फंजाई चिपकने से क्या काम करते हैं इनके रूट में, फायदा ये होता है कि आसपास फंजाई हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा हमारे पास, और एरिया बढ़ने से क्या होगा, जो आसपास का न्यूट्रिशन वगैरह है वो आपके फंजाई लाकर किसको दे देंगे, इस प्लांट की रूट को दे देंगे। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर इससे फंजाई को क्या बेनिफिट है, तो बेटा फंजाई को हमारे पास ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो उनको जगह मिल जाती है ना रहने की, तो उनको हमारे पास रहने के लिए जगह मिल गई, आराम से अपना घर बार बना लेंगे वहाँ पे और अपना मस्त रहेंगे। इस तरीके का एसोसिएशन जहाँ पर दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यानी कि माइकोराइजा एक कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहाँ पर आप लोगों के पास दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे के साथ आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपके पास आती हैं कि टाइप्स ऑफ लीफ जो इसमें देखने को मिलेंगी वो कैसी होती हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ लीफ की बात करता हूँ तो हमारे पास तीन टाइप की लीफ होती हैं, एक स्केली, एक फोलियर और एक स्पोरोफिल। तो हमारे पास पहली कौन सी होती है, स्केली लीफ, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है बेटा, फोलियर लीफ, और तीसरी हमारे पास कौन सी होती है बेटा, स्पोरोफिल। अब देखो बेटा होता क्या है, एक्चुअल में इन लीफ का अपना अलग अलग फंक्शन है और ये लीफ अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पहले स्केली लीफ की, तो स्केली लीफ यहाँ पर एपेक्स में कुछ इस तरीके से आती हैं जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पर स्केली लीफ देखने को मिल जाएगी। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। किसमें आता है बेटा इनका मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन में आता है। तो स्केली लीफ का मेन फंक्शन आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है फोलियर लीफ। फोलियर लीफ आपके पास कौन सी होती है बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपके पास ये वाली जो छोटी छोटी ब्रांचेस आई हैं, आपने अगर देखा होगा तो स्मॉल, यहाँ पे अगर आपने ये आपके स्कूलों में भी लगे रहते हैं कुछ प्लांट जो आपको एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में साइकस आपके सामने दिख रहा है, आपकी एनसीईआरटी ने डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बीच में साइड में बिल्कुल एक स्पाइन सी जो लीफ हैं ये लगा रखे हैं। तो आपने कई जगह प्लांट्स में भी देखे होंगे और ये लीफ वगैरह आपने बहुत सारी स्पीशीज़ वगैरह ऐसी देखी होंगी। तो होता क्या है कि ये वाली जो लीफ है वो हमारे पास कौन सी आती है, फोलियर लीफ, और वो यहाँ से आती है जनरली, जैसे ये वाला पार्ट हो गया ना, तो इसके इससे ऐसे निकलती है, ये ऐसे, तो ये इस तरीके से जो है इसमें स्पाइंस की तरह निकलती है। अब इसमें स्पाइंस का निकलने का जो आपको समझ में आ गया कैसे निकलती है, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकलती है। और बाकी तो हमारे पास स्पोरोफिल्स जो होते हैं, देखो अब इसमें जो हमारे पास फोलियर लीफ है ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि आपका जो खाना वगैरह बनाने का काम करते हैं वो हमारे पास कौन सी लीफ करती हैं, फोलियर लीफ करती हैं। इसके लिए लीफ का काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन, ताकि आराम से ना टूटे ना झड़े, इसलिए हमारे पास ये काम करती हैं।
और स्पोरोफिल जो होती है बेटा, ये आपके पास गैमीट प्रोडक्शन में मदद करेंगे, यानी कि जो आपके पास गैमेटोफाइटिक फेज जो आएगा वो किसकी मदद से आएगा, स्पोरोफिल की मदद से आएगा। अब ये स्पोरोफिल अगर हमारे पास बात करते हैं तो आपके पास ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो स्पोरोफिल और एक होता है मेगा स्पोरोफिल। कल मैंने आप लोगों को एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था, मोनोइशियस और डायोशियस। मोनोइशियस प्लांट कौन से होते हैं बेटा? मोनोइशियस प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। मोनोइशियस प्लांट में हम लोग पाइनस को भी रखते हैं, यानी कि पाइनस हमारे पास कैसा प्लांट है? मोनोइशियस प्लांट है। पाइनस की अगर मैं बात करता हूँ तो पाइनस मोनोइशियस प्लांट होने के नाते मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस करेगा बेटा। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि आप लोगों के पास जो स्पोरोफिल है ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि इट गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन। कैसा स्ट्रक्चर देता है? कोन बनाता है। वो कोन क्या होता है? देखो, स्पोरोफिल हमारे पास दो टाइप के, एक हमारे पास माइक्रो स्पोरोफिल, और ये भी अब देखो हमारे पास दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, हेटेरोस्पोरिक कंडीशन आ रही है इसमें भी, है ना। जैसे वहाँ पे भी हमारे पास हेटेरोस्पोरियम में देखी थी, यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप के स्पोर्स आ रहे हैं। एक आता है हमारे पास माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरा हमारे पास कौन सा आता है बेटा? मेगा स्पोरोफिल। जो हमारे पास माइक्रो स्पोरोफिल होता है वो क्या होता है और मेगा स्पोरोफिल होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। आपके पास जो माइक्रो स्पोरोफिल होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपके जो माइक्रो स्पोरोफिल जो स्केली लीफ है ना बेटा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर, जो माइक्रो लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन से होंगे? मेल गैमीट्स होंगे सारे। क्या होंगे? मेल गैमीट। तो माइक्रो स्पोरोफिल गिव राइज टू आपका मेल गैमीट, और ये यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो? मेल कोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आपके कौन से इसके लीफ आती हैं उनके आसपास आपके पास क्या पाए जाते हैं? आपके मेल कोन पाया जाता है। तो आपका जो मेल कोन है वो आपका किससे राइज हो रहा है? माइक्रो स्पोरोफिल से। ऐसे ही आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल की बात करूंगा तो जनरली ऐसा देखा गया है कि पूरे प्लांट में लगभग एक ही, मतलब मेगा स्पोरोफिल एक ही जनरली पाया जाता है, सिंगली, और ये जनरली टिप पर पाया जाता है। तो ये जो टिप पर हमारे पास मिलता है, ये हमारे पास क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल। और इसको भी हम लोग जैसे देखेंगे तो आसपास लीफ लाइक अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट आएगा वो हमारे पास किसको राइज देगा? फीमेल कोन को। किसको देगा बेटा? ये हमारे पास फीमेल कोन, और ये क्या हो गया हमारे पास? मेल कोन। तो इस तरीके से आपके पास जो पाइनस है उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि ये कैसा है? मोनोइशियस है, राइट, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल हमारे पास एक ही जगह पर आ रखे हैं। अब आपसे वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बट मेल कोन और फीमेल कोन का स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेल कोन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेल कोन में बस आपको ऐसे याद रखना है कि आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आते हैं, और ये आप लोग जब शिमला वगैरह गए होंगे तो आपको गिफ्ट में भी मिल जाता है। ये आपको जो मेल कोन होता है वो आपको गिफ्ट में भी देखने को मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? इनके पास इसमें पोलन ग्रेन्स रहते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स रहते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं। दरअसल में देखा गया कि इनके पोलन ग्रेन का, देखो पोलन ग्रेन में हमारे पास जब आप पोलन ग्रेन देखोगे तो उसमें दो लेयर होती है। एक होती है इनर लेयर, ये हमारे पास देखिए कि बेटा ये जो इनर लेयर है ये हमारे पास एंटाइन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एक्साइन की बनी होती है। ये पूरा डिटेल हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के समझने के लिए जरूरी ये है कि इसके पास ये एंटाइन रहती है, जो आउटर इसके पास रहती है ये कुछ इस तरीके से आती है। ये आउटर लेयर बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो मैंने बड़ा बना दिया, लेकिन होता इसी टाइप का है। जनरली ये कैसा होता है? विंग्ड पॉलन, क्योंकि ये देखो विंग्स की तरह, पंखों की तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए जो हमारे पास पाइनस का पोलन है वो हमारे पास क्या आता है? विंग्ड पॉलन आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अब फीमेल का क्या आएगा? वहाँ पे फीमेल कोन आएगा, बट फीमेल कोन में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का नहीं देखा जाता। फीमेल कोन में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का देखा जाता है, ये पाया जाता है। अब ये हमारे पास क्यों पाया जाता है? दरअसल होता क्या है कि आपके पास जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स जाएंगे,
अब यहाँ से पोलन ग्रेन्स गए मेल से और एक फीमेल ग्रेन्स तक पहुँच जाते हैं। लेकिन पहली बात तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे ऐसा जरूरी है नहीं, कुछ ही पोलन फर्टिलाइज करते हैं। तो स्प्रिंग के टाइम पर जनरली इनका सीजन आता है, ये स्प्रिंग टाइम में जनरली अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। बट होता क्या है कि ये हमारे पास जो पाइनस है ये बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में अपने पोलन रिलीज करते हैं, यानी कि इनका जो पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं कितना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे तो जनरली वहाँ पर जिनके पोलन का कलर होता है जनरली क्या होता है, येलो येलोइश कलर होता है। कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो इसके आसपास का जो एरिया है ना बेटा वो पूरा तुम्हें येलोइश और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स येलो के देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ पर येलो कलर के जो है हमारे पास शावर आ गए, इसलिए इसके आसपास जो हमारे पास रिलेट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं येलो शावर, येलो शावर या जनरली सल्फर शावर ही बोल देते हैं। सल्फर शावर से इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये सल्फर एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, नहीं। दरअसल जो आपके पास सल्फर होता है उसका भी कलर कुछ येलोइश, रेड और ब्लैक, कई सारे कलर के सल्फर होते हैं जनरली, लेकिन हमारे पास येलोइश वाला जो होता है मेजरली वो उस टाइप के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं जब ये पोलन ग्रेन रिलीज करता है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं सल्फर शावर या फिर येलो शावर भी बोल देते हैं। इसके अलावा बेटा आपको जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब इसने अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज करे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो रिसेप्टिकल है यानी कि जो आपके पास फीमेल कोन है उसके पास कुछ अलग स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर तो इसके पास क्या रहेगा, अपना ओवा, जो फीमेल का एग रहता है वो तो हमारे पास ठीक है यहाँ पर रहता है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होता है मेल से वो हमारे पास आकर यहाँ पर पहले बैठता है और उसे कुछ टाइम चाहिए होता है डेवलप होने में, वो यहीं पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठता है। लेकिन अब थोड़ी देर हमारे लिए थोड़ी देर है, लेकिन इस पोलन के लिए बेटा लगभग 15 to 24 मंथ्स लग जाते हैं, यानी कि 2 साल बाद भी अपने आप को फर्टिलाइज करा पाता है। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था कि फर्टिलाइजेशन होने में पाइनस के कितना टाइम लग जाता है, तो एक ऑप्शन था 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स या 4 to 5 ईयर्स। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आएगा तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, तो 1 to 2 बेटा 1 to 2 आंसर गलत हो जाएगा। देखो देखने में तो हमें यही लग रहा था कि 1 to 2 है यहाँ पर, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। आंसर 1 to 2 इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने 1 to 2 लगाया था। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो जो मिनिमम टाइम है वो 15 मंथ तो है ही, मिनिमम टाइम तो 15 मंथ है ना, तो 15 मंथ का मतलब 1 साल से तो ऊपर हो गया, 12 महीने से तो ऊपर हो गए, तो 15 मंथ में 1 साल में तो कभी नहीं हो सकता, 1 वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये 15 जो है 2 से लेकर और 3 ईयर्स तक हो रहा है, अभी 4 में पहुंचता नहीं है, 5 पहुंचता नहीं, तो 2 से 3 हमारे पास जो आंसर रहेगा 2 to 3 ईयर्स, ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एमसीक्यूज जब आप अपने बुक्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, यही वो चीज़ थी जिसमें आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हमारे पास और कुछ तो ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, जो हमारे पास ये स्केल्स हैं इनके स्केल का भी नाम होता है, ये वाला जो स्केल है ये आपके पास आता है ओव्यूलिफेरस स्केल, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास आता है इसे कहते हैं हम लोग ब्रैक, स्मॉलर ब्रैक, तो स्मॉल ब्रैक बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगी जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना ही आपके पास पाइनस से रिलेटेड होता है। पाइनस के बाद जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज आती है जिम्नोस्पर्म की, वो हमारे पास कौन सी आती है बेटा, साइकस। देखो साइकस की सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि जितने भी आपके पास प्लांट स्पीशीज हैं उसमें लार्जेस्ट स्पर्म हो, लार्जेस्ट आर्किगोनिया का सेल हो, यानी कि आपके पास फीमेल कोन हो, लार्जेस्ट आपका जायगोट हो, जो भी है सबसे लार्जेस्ट एम्ब्रियो है, सारे के सारे लार्जेस्ट चीज़ किसमें पाई गई, साइकस की स्पीशीज में पाई गई थी। पाइनस का एक और चीज़ है चिलगुजा, जो आप लोग खाते हो, ये आप लोग किससे निकालते हैं, पाइनस से निकालते हैं। तो पाइनस का कुछ फॉर्म जो है हमारे पास एडिबल भी होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। अब साइकस की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइकस की कहानी इससे ज़्यादा अलग नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं होंगी, सल्फर वगैरह वो सब चीज़ें नहीं है, बट साइकस में जैसे हमारे पास यहाँ पर ये अनब्रांच स्टेम है, जो हमारा साइकस है उसकी ब्रांच स्टेम होती है सबसे पहले तो, और साइकस का पौधा कुछ इस तरीके से आपके पास आता है, ये आ गया इतना, फिर आपके पास यहाँ से आपके पास जो है उसका पौधे निकलते हैं। ठीक है, उसके जो रूट्स होते हैं वो आपके पास कोरेलॉइड रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स, जैसे यहाँ पे कौन से थे, टैप रूट थे पाइनस में,
साइकस के रूट कैसे होते हैं, कोरेलॉइड। ये सब रूट का डिटेल्स हम लोग मॉर्फोलॉजी में करेंगे। साइकस के रूट कैसे होंगे आप लोगों के पास बेटा, दे विल बी हैविंग कोरेलॉइड रूट्स। अभी जो कोरेलॉइड रूट्स होंगे ये किस तरीके से काम करेंगे और क्या काम करेंगे, तो बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर देखिए जो पाइनस के अलावा जब माइकोराइजा लिखा है उसके आगे वायरस समझ, साइकस हैव स्मॉल रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स, दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो चीज़ है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, चैप्टर 2 जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड करेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको इसमें याद रखना है कोरेलॉइड रूट हमारे पास किसमें होती है, साइकस में। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है ये आगे बताता है कि किस तरीके से आप लोग इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह देखेंगे। तो बेटा देखो, जो हमारे पास साइकस है, साइकस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा ये हमारे पास डायोशियस प्लांट होता है, यानी कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट आपके पास अलग होता है। तो कहानी वही होगी, बस इसमें क्या होगा, मेल का तो कोन बनता है, यानी कि साइकस में जो आपके पास मेल स्पीशीज है ये तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोन बनाता है, लेकिन फीमेल का कोन नहीं बनता, फीमेल का कोन नहीं बनता है। इंस्टेड यहाँ पर देखा गया कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है न्यूसेलस, वो इसको प्रिवेंट करता है इसके फीमेल के स्ट्रक्चर को। अब ये जो न्यूसेलस है ये सब क्या है, जब हम लोग जब इसमें एंजियोस्पर्म्स में करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपके पास फीमेल में कोन नहीं बनता है साइकस के केस में, लेकिन मेल का कोन बनता है। और सारी कहानी आपके पास बिल्कुल सेम है कि आपके पास मेल गैमीट रिलीज करेगा, फिर वो हमारे पास आएगा, उड़ेगा और वो फिर वहाँ पे फीमेल के पास जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों के पास बिल्कुल सेम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके पास पूछा जाता है इनके स्टेम को लेकर। जनरली ये जो स्टेम है वो कॉर्डेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ऐसा पाया गया है कि जो हमारे पास साइकस है बेटा, साइकस का स्टेम जनरली सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, साइकस का स्टेम सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है अगर आप पूछेंगे तो बेटा एक्चुअल में इनके वुड में ट्रैकीड्स के अलावा, यानी कि जो आपके पास साइकस का प्लांट है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इनके वुड में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रैकीड्स के अलावा कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी पाए गए। कौन से टिश्यूज पाए गए, पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी पाए गए। और ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू थे ये हमारे पास कैसे थे, स्टोरेज का काम फंक्शन परफॉर्म करते थे। हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि पैरेन्काइमा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। तो ये जो आपके पास पैरेन्काइमेटस टिश्यू थे ये हमारे पास कैसे थे, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते थे। और जब ये स्टोरेज करेंगे तो होगा क्या कि इनका जो सेल्स वगैरह होंगे, स्टार्च वगैरह अपने अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से इनका वुड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये आप लोगों के पास जो साइकस हैं इनके वुड में ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमेटस और स्टोरेज होने की वजह से आपके पास ये वीक होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। ऐसे वुड को हम लोग मेनोजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनोजाइलिक। तो मेनोजाइलिक वुड्स आर फाउंड इन साइकस। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज थी जो हमने इससे पहले पढ़ी, कौन सी, पाइनस। पाइनस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा पाइनस के केस में हमारे पास कहानी कुछ ऐसी होती है कि आपका पाइनस ट्रैकीड्स तो होता है पर उसमें स्टोरेज सेल्स यानी कि पैरेन्काइमा वगैरह एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड और ड्यूरेबल हो जाता है। और वो जो हमारे पास बनाता है वो होता है पिक्नोजाइलिक लीव्स, पिक्नोजाइलिक वुड। तो ये हमारे पास जो वुड होता है ये हार्ड, प्लायबल और ड्यूरेबल होता है, जिसकी वजह से इसको घर वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आती हैं। अब देखो ये आप लोगों के बुक में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया लिखा हुआ है, वो क्या है यहाँ पर देखिए। मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफिल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब आप समझो एक लीफ से ही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था सोराई और इंडोजियम वाली जो चीज़ थी उसमें भी स्पोरोफिल हमने इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके अंदर हमारे पास एक सैक होता है, जिसे पोलन सैक बोलते हैं उसको, जिससे पोलन ग्रेन्स हमारे पास स्टोर रहते हैं जनरली। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। सिमिलरली आपके पास जो ओव्यूल जिसके अंदर रहता है वो किसके अंदर रहता है, मेगास्पोरोफिल के मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं।
जैसे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम हम लोग बोल देते हैं, एंथ्रीडियम मेल गैमीट के लिए बोल देते हैं और आर्किगोनियम हम लोग किसको बोलते हैं, फीमेल गैमीट के लिए बोलते हैं। तो ये सारी जो टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, यही आप लोगों के पास इसमें आ रखा है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जायगोट डेवलप होता है, जब जायगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो डेवलप होता है किसमें, आपका एम्ब्रियो में, और फिर बाद में आपके पास ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सीड हमारे पास कैसे रहते हैं, अनकवर्ड रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आपके स्ट्रक्चर में जिम्नोस्पर्म वगैरह दे रखे हैं, इसमें और कुछ तो है नहीं। हाँ, कॉनिफर्स जो हमने देखा पाइन्स में, उसमें जो निडल लाइक लीफ थी, इससे कई सारे स्ट्रक्चर, इसके कई सारे एडवांटेज हैं। एक तो ये फोटोसिंथेटिक में वाटर लॉस वगैरह को कम कर देता है। इसके अलावा दूसरी कहानी ये आती है ठंड में आराम से सस्टेन कर सकता है, ठीक है। गिंको का भी अगर फैन शेपेड लीव्स जो है वो भी एक अडेप्टेशन था कि उसकी जो पत्ते होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं इस तरीके से। और ये आपके पास इसमें जो आपके स्पोर्स वगैरह बनने के स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं। तो फैन शेपेड लीव्स क्या है, वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। जैसी हवा आती है इस तरह से ऐसे ठंडी वाली, तो वो बर्फ़ वगैरह जमनी होती है तो जम नहीं पाती ना। देखो अगर ऐसे आएगा और अगर हवा इधर की चल रही है बिल्कुल, तो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जो ठंडी हवा होगी उससे जम जाएगी। लेकिन इनकी क्या होंगे, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल पतले से शेप होंगे। तो जैसे कि हवा आएगी तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी उससे, तो बर्फ़ वगैरह उसमें जमेगी नहीं, उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सब अपने आप अडेप्टेशन के हिसाब से चलते हैं। और लिविंग फॉसिल वगैरह आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म्स में आप लोगों के लिए इतना ही है, आप इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। तो बेटा हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स खत्म कर दिया था और उसमें एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था कि आपके पास की सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म लिख दीजिएगा जामिया, ZAMIA जामिया। और जो लार्जेस्ट होता है वो आपके पास रेडवुड ट्री, सिकोइया बोलते हैं उसको, सिकोइया जाइजेंटिका, रेडवुड ट्री 114 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। ऐसे ही आपके पास अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म्स में सबसे छोटा पाया जाता है वो पाया जाता है वॉल्फिया, और सबसे लंबा जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूकलिप्टस। तो ये आप लोगों के पास एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो रहनी चाहिए वो आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बेल आगे बढ़ते हैं फटाफट से एंजियोस्पर्म्स पर। बेटा जिस तरीके से हमारे पास इवोल्यूशन को देखते हुए हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि धीरे धीरे हम लोग सीड फॉर्मेशन की तरफ बढ़े थे, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में। और जब जिम्नोस्पर्म से हमने देखा था कि सीड प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो यहाँ पर एक बात तो पक्का है, सीड तो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में सीड के प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास फ्लावर का प्रोडक्शन भी हो गया था, यानी कि सीड और फ्लावर हम लोगों ने दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए थे। अब फ्लावर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फंडा है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिला, एंजियोस्पर्म से, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सीड तो आ गए थे और वो सीड कैसे थे, वैसे भी नेकेड थे। लेकिन यहाँ पर सीड क्या होगा, कवर्ड रहेंगे और वेल प्रोटेक्टेड रहेंगे विद इन द ओवरी, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं, देखो पूरा डिटेल चैप्टर 2 में, बट यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक एनालाइजेशन दे देता हूँ होता किस तरीके से। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट आप लोगों को अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीज प्रोड्यूस करता है। ये वाला फूल आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कौन सी क्लास से देखते हुए आई है, ठीक है। हाँ, वो जो बनाते हैं यार एक डायग्राम तो मैं पता है, मेरे हाथ थोड़े से तंग है। तो ये आप लोगों के पास एक फूल होता है। अब इस फूल में आप लोग इस तरीके से एक आपके पास एंथर और फिलामेंट रहता है, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक ओवरी रहती है, और ओवरी से क्या निकलता है, एक लॉन्ग सा स्टाइल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, स्टाइल, और ये हमारे पास क्या होती है, ओवरी, ठीक है। और ये हमारे पास जो आता है फिलामेंट, और ये हमारे पास क्या आता है, एंथर, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो मेल पार्ट होता है यानी कि फिलामेंट और एंथर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन। और ये वाला जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टिल, ठीक है। अब आप लोगों के पास जब मेल और फीमेल प्लांट आपस में अपने अपने गैमेट्स को एक्सचेंज करेंगे, तब जाके आपका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होगा, और उसी से आपके पास बनना है। यही सब हम लोगों ने एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। लेकिन एंजियोस्पर्म में एक नया फंडा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है।
एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं इसको डिटेल में एनालाइज कराने की कोशिश करूं आप लोगों को, तो चलिए कर लेते। हमारे पास जो एंथर है ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनाता है, ठीक है, और ये जो बनाता है ये बनाता है माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। अब होता क्या है कि जो आपका एंथर है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से समझिए, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर एक टेपेटम वगैरह नरिशमेंट सेल्स होते हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं और फिर एक जगह होती है जहाँ से ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब वो वाला पार्ट जहाँ पे ये स्टोर रहते हैं उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसकी प्लॉइडिया भी हमारे पास 2n ही रहती है। क्या रहती है? 2n रहती है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर अपना मियोटिक डिवीजन करता है और मियोटिक डिवीजन करने के बाद आपके पास क्या रहता है, माइक्रोस्पोर्स रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो ये क्या देगा मियोटिक डिवीजन के बाद, माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड हो गए, देखो ये n आ गए, तो ये हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो हमें बहुत डिटेल में पूरा 12th क्लास में देखना है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि आपका, देखो ये बात तो हम लोग जान चुके हैं ना, स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, वो तो हम लोग सारी चीज देख चुके हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास पोलन सैक होता है और उसमें क्या डेवलप होती है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो मियोटिक डिवीजन होगी, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइक्रोस्पोर, जो कि आप लोगों के पोलन ग्रेन्स रहते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास केस यहाँ पर भी होता है फीमेल का, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग होती है। होता क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर मदर सेल है, जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहां पर भी हमारे पास क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कुछ इस तरीके से रहती है और इसका जो एक सेल है ये मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है। क्या करता है, पहले मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है, और मान के चलो ये मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल 2n की प्लॉइडी में रहता है। ऑब्वियसली बात है, मेगास्पोर मदर सेल तो हमारे पास कैसा डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारे पास ये अभी स्पोरोफाइटिक पूरी की पूरी फीमेल बॉडी है। लेकिन 2n के बाद ये कैसा डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा और ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये n में कन्वर्ट होगा ना बेटा, तो एक मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एक सेल आपके ऐसे 4 टेट्राड को राइज देगा, और ये चारों के चारों, देखो 1 2 3 4, ये 4 लीनियर टेट्राड बनाता है। कैसे बनाता है, लीनियर टेट्राड। और ये लीनियर के सारे टेट्राड कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि यहाँ से कैसी डिवीजन आई है, मियोटिक। और ये आप जानते हैं मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल ने किसको राइज दिया, 4 हैप्लॉइड टेट्राड्स को। अब इन 4 में से ये 3 तो बेटा डिजेनरेट हो जाते हैं, ये 3 क्या होते हैं, डिजेनरेट, खत्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इधर पड़ जाते हैं। लेकिन इनमें से एक, ये वाला जो एक है, अब ये आपका माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। कैसा डिवीजन करेगा, माइटोटिक। तो पहले क्या हुआ, एक मियोटिक डिवीजन, जिस वजह से हमारे पास 4 हैप्लॉइड टेट्राड बने, और हैप्लॉइड टेट्राड के बाद जो हमारे पास 3 है वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, और इनमें से एक जनरल टॉप वाला होता है वही करता है, वो माइटोटिक डिवीजन शो करता है। अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, एक न्यूक्लियस होगा अभी तो, बट ये एक माइटोटिक डिवीजन नहीं करता, 3 माइटोटिक डिवीजन करता है। तो 3 माइटोटिक डिवीजन करने की वजह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आते हो। अगर एक माइटोटिक डिवीजन करेगा तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2, फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन करेगा तो 4, और तीसरा करेगा तो 8 न्यूक्लियस। 4 के 8 होंगे ना, 4 जो न्यूक्लियस होंगे वो माइटोटिक डिवीजन करेगा तो हमारे पास 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होंगे। अब वो जो 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है वो अपने आप को अरेंज किस तरीके से करते हैं, ये देख लेते हैं। बेटा 3 तो इस तरफ करते हैं एंटीपोडल्स, इनको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं। 8 न्यूक्लियाई है ना, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये, तो ये आपके पास 3 जो अरेंजमेंट है तो यहाँ पर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स। इसके अलावा जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल सेल पे बेस पे रह जाते हैं, ये सेंट्रल सेल, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, सेंट्रल सेल। और जो आपके पास बचे हुए 3 हैं ये आपके पास यहाँ पर
दो तो इस तरफ और एक ऐसे, ये तीन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से आपका पूरा एग एपरेटस जो आपके पास कौन कर रहा है बेसिकली, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि बेसिकली सर काम कहाँ पे हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रखा है, राइट। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। तो अब मैं अगर इसको फर्टिलाइज कराता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर, डिटेल में हम लोग कर रहे हैं पूरा, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि आपके पास ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और पोलन ग्रेन आकर लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्टिग्मा, स्टिग्मा हमारे पास लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब पोलन ग्रेन आकर हमारे पास कहां पर हो जाता है, इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है। तो भैया ये हमारे पास क्या आ गया, स्टिग्मा आ गया। और स्टिग्मा के बाद हमारे पास ये नीचे ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास सोलन बल्जिंग पार्ट कौन सा है, ओवरी है। अब जिस तरीके से आपके पास ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, तो पोलन ग्रेन जनरली दो आते हैं, और दो पोलन ग्रेन स्लाइटली अनइक्वल, इक्वल नहीं होते, याद रखना। जो दो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो कैसे होंगे, दे आर अनइक्वल इन साइज, और दे विल शो एमीबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है उनका, एमीबॉइड मूवमेंट होता है। अब ये जो एमीबॉइड मूवमेंट होता है बेटा, होगा क्या कि ये यहाँ से आए, राइट, ये ऐसे धीरे धीरे पोलन ट्यूब यहाँ पे इमर्ज होती है। अब पोलन ट्यूब में आगे ना पीछे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, अब ये दो मेल गैमीट्स होंगे, ये एक और ये दो। अब ये पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन ये पीछे नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे ना पीछे कैलॉस की प्लगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे मूवमेंट नहीं कर पाते और आगे आते हैं फिर आगे की तरफ। तो इस तरीके से मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और आपके पास यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। और ये जब आपके पास यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे सिनर्जिड, फिलिफॉर्म एपरेटस, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब हम लोग डिटेल 12th में करेंगे, बस आप समझिए कि ये दो मेल गैमेट आए, उनमें से एक तो इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और इस एग सेल के साथ फ्यूज होते ही यहाँ पर एक एन इसका, यहाँ पर तो हमारे पास एक सेल के साथ फ्यूज होगा ना, तो एक सेल तो एग सेल का और एक मेल गैमेट का, तो एक मेल गैमेट का है और एक फीमेल का एग सेल आया, दोनों फ्यूज हो गए। तो यहाँ पे तो क्या बन जाता है बेटा, आपका एक जाइगोट बन जाता है, और इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी आपकी, 2n हो जाएगी, क्योंकि अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंगेमी। क्या कहते हैं, सिंगेमी। अब सिंगेमी हो गई, लेकिन एक मेल गैमेट तो भी बच रहा है, चलो एक मेल गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज हो गया। अब ये दूसरा मेल गैमेट है बेटा, वो ये जो हमारे पास सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल में न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, इनके साथ जाकर एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, और यहाँ पर जब आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म आता है वो क्या आता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। इस एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहेगी आपके पास, 3n। तो आपको समझ में आया एंडोस्पर्म कैसे बनता है। यहाँ पर आपके पास एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा जो कि 2n होगा, और एक हमारे पास फीमेल के साथ बनाएगा जो कि हमारे पास क्या होगा, 3n हो जाएगा, और उसे हम लोग एंडोस्पर्म कहेंगे। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुई, 2 बार, एक बार तो एग सेल के साथ और एक बार सेंट्रल सेल के साथ। इस चीज को हम लोगों ने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक फीचर है ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके केस में देखा गया है, एंजियोस्पर्म्स के केस में ही देखा गया है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होगी। अब ये एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, और उसकी प्लॉइडी हमारे पास जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी रहती है जिम्नोस्पर्म के केस के दौरान, वो हमारे पास क्या रहती है, हैप्लॉइड प्लॉइडी रहती है, इसलिए उसकी प्लॉइडी हमारे पास एंडोस्पर्म की n, लेकिन यहाँ पर प्लॉइडी कितनी हो जाएगी हमारे पास एंडोस्पर्म की, 3n। तो ये आप लोगों से पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि यह आपका डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, मेल गैमीट कैसे आता है। तो ये सारा हम लोगों ने डिटेल में एकदम अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने कराया। तो एग एपरेटस आप लोगों को मैंने बता दिया, ये वाला, इसमें ये सिनर्जिड्स रहते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी दे रखे हैं। हाँ, यहाँ पर एंटीपोडल्स इनको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंटीपोडल्स डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक सेल, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरे इससे 4 बने थे, और 4 में से सिर्फ एक ही सेल की वजह से पूरा आपका एम्ब्रियो बना है ना। जो आपके पास जाइगोट होगा वो फर्दर डिवाइड करेगा माइटोटिकली एंड इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो।
ठीक है। और वो जो आपके पास पूरा एम्ब्रियो होगा फिर फर्दर डिवाइड होगा आपके पास ओव्यूल्स इसके किस में हो जाएंगे, सीड में, ठीक है। और आपका जो ओवरी है वो किस में बच जाएगा, फ्रूट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास होते हैं। अब यहाँ पर देखो इन चार में सिर्फ एक की वजह से पूरा डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो स्पोर्स तो हमारे पास 4 आए थे, लेकिन एक ही हमारे पास स्पोरोफिल तो एक ही आया था ना, 4 आए थे और एक ने डेवलप किया था, लेकिन 3 तो डिजेनरेट हो गए थे। इसलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको किसमें देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म में। इसको पैन भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, जो कि आपके उसमें दे रखा है। अभी यहाँ पे आपके पास ये बता रखा है कि प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स हैं 2 टाइप में क्लासीफाई करे गए हैं, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। तो ये भी हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर अलग से ही करेंगे, बहुत लंबा डिटेल में स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे कि बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर, एक कोटिलेडन्स या 2 कोटिलेडन्स, जिसमें सिंगल कोटिलेडन होंगे वो मोनोकॉट, जिसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे वो डाइकॉट। ये सारा हम लोग मॉर्फोलॉजी में करके चलेंगे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में आप लोगों के सिलेबस में इतना ही दे रखा है, और इसके अलावा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो ओव्यूल सीड में डेवलप हो गया, ओवरी फ्रूट में हो गया है। लाइफ साइकिल आपकी किताब में दे रखी है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो एक ही बात है, बिल्कुल ये वाली है। देखो यहाँ पे एंथर था, इधर हमारे देखो यहाँ से एंथर आया, और यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा है आपका, बेसिकली दूसरा फीमेल पार्ट दे रखा है। देखिए मेगास्पोर मदर सेल से पहले आपको दे रखा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दे रखा है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मैं यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, यानी कि कौन सा पार्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पिस्टिल लिख सकता हूँ। और इसके बाद एंथर से क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है, और मैंने आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बता दिया था। इसके बाद पिस्टिल का हमारे पास किस में आएगा, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हम मियोटिक डिवीजन करेंगे और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन। और ये मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियोसाइट बनाएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक एग बना दिया है, बेसिकली एम्ब्रियोसाइट तो 2 है ना, एग बनाएगा। और एग हमारे पास कैसा होगा, देखो एग हमारे पास यहाँ पर देखो बेटे, देखो यहाँ पे 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हैं, और 3 इसके सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6 और एक पूरा लार्ज सेंट्रल सेल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, एग आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, पोलन ग्रेन। तो ये एग और पोलन ग्रेन आपके पास क्या होगा, बेसिकली फ्यूज होगा। यहाँ पे क्या बना दिया आपके पास, एक जाइगोट। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, पेन, ठीक है। ये वाला जो दोनों का बनना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट से फिर फर्दर डेवलप हो गया आपके पास क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका पूरा स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या है, N प्लॉइडी रही है, इसके अलावा बाकी सारी प्लॉइडी हमारे पास क्या है, 2N की रही है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे दिख जाता है कि आप लोगों के पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है आपका, डिप्लॉइड रहता है, स्पोरोफाइट कंडीशन मेन रहती है, और बाकी सारे हमारे पास क्या रहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशंस रहते हैं, जो कि हमारे पास छोटे टाइम के लिए पाया जाता है। इसलिए मेजर प्लांट बॉडी यहाँ पे भी क्या है, स्पोरोफाइट। यही केस आपके पास बेटा किसमें बनेगा, जिम्नोस्पर्म्स की भी लाइफ साइकिल अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यही तो थी। देखो मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, वो भी हमारे पास 2N है। फिर वो जब मियोटिक डिवीजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, फिर उनका ही फ्यूजन होगा, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर आपके पास पूरा प्लांट। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इन दोनों का चलता है, ठीक है, बाकी कोई अंतर तो है नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स भी आज खत्म हो जाते हैं। छोटा सा टॉपिक बच रहा है इसमें, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।